हेलो नीट स्टूडेंट्स, तो कंसेप्ट ऑफ नीट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आप जैसा देख रहे हो कि जो मेरा एनसीईआरटी है हाईलाइटेड है, और हाईलाइटेड के साथ ये टिक मार्क भी है, और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने नोट किए ये सारे लाइन मैं इस लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो भी लेक्चर्स है ये वन शॉट लेक्चर जैसे ही होता है। ये जो भी लेक्चर्स होते हैं वन शॉट लेक्चर जैसा ही होता है। इसको मैं छोटे छोटे पार्ट वाइज बनाता हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो कंप्लीट लेक्चर 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन टाइप से भी लेक्चर्स देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो देखो, जो भी पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में वही इंपॉर्टेंट है, वही नीट में आता है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी में नोट करके रखा हूँ, वो सारे इस लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि जो ओवम रिलीज होता है वो ओवम सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte कहने का मतलब कि ये अभी कंप्लीट हैप्लॉइड ओवम नहीं बना है, और ये आपको याद होगा कि ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म का इससे कंबाइन होने के लिए, क्योंकि स्पर्म का जो हेड है इसके पास हमें पता है कि स्पर्म के हेड के पास जो डीएनए होता है वो डीएनए हैप्लॉइड होता है, कंप्लीटली हैप्लॉइड मेल गेमिट होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो तभी कंबाइंड होगा जब ओवम जो कंप्लीट हैप्लॉइड फीमेल गेमिट बनेगा। ये कब बनता है तो आपको ये भी मैंने बताया था, जब ये स्पर्म जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है। तो जैसे ही जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है इसमें कुछ चेंजेज होते हैं, और चेंजेज होने के बाद जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte अपना मेटाफेज 2 के बाद जो डिवीजन है वो कंप्लीट करने के बाद एक ओवम बनता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक सेकेंड पोलर बॉडी ये कांटेक्ट में आने के बाद ही बनता है, स्पर्म के कांटेक्ट में आने के बाद ही सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। ये कई बार नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया। चलो अब कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे फर्टिलाइजिंग केमिकल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो फर्टिलाइजिंग केमिकल प्रेजेंट ऑन ओवम सरफेस, ठीक है। ये नीट में पूछा जा सकता है, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आउट ऑफ एनसीईआरटी है, सिर्फ ध्यान रखो। एंटी फर्टिलाइजन जो प्रेजेंट होता है वो स्पर्म पे प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना है एंटी फर्टिलाइजन स्पर्म के पास होता है, और फर्टिलाइजन जो होता है वो ओवम के पास होता है। एनसीईआरटी का पहला लाइन है ड्यूरिंग कॉपुलेशन को क्वार्टर्स भी बोलते हैं, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना विच इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन कहने का मतलब कि पेनिस के द्वारा वेजाइना में सीमेन के रिलीज को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं, स्पर्म के रिलीज को नहीं, ध्यान रखना सीमेन के रिलीज को, ठीक है। अब ये इंसेमिनेशन पेनिस के द्वारा वेजाइना में रिलीज किया गया, इसलिए इसको बोला गया इंसेमिनेशन। अगर मान लो कि किसी अदर इंस्ट्रूमेंट या आर्टिफिशियली उसको हम आर्टिफिशियली सीमेन को अगर वेजाइना में इंसर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। कीप इन माइंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंसेमिनेशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, आपको पता है कि स्पर्म के पास टेल होता है, उसके पास मोटिलिटी होती है, तो ऑब्वियसली बात है जो मोटाइल स्पर्म है स्विम रैपिडली इनटू द वेजाइना एंड पास थ्रू द सर्विक्स को पास करता है एंड इंटर इनटू द यूटेरस में इंटर करता है, एंड यूटेरस के बाद फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन तक ही जाता है एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि एम्पुलरी रीजन जो है वो फैलोपियन ट्यूब का एक रीजन होता है, और वहाँ पे एंड एम्पुलरी रीजन पे स्पर्म पहुंच गया। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। दोनों ही एम्पुलरी रीजन, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये फिमरी है, ये एम्पुला है, और ये आपको इस्थेमस है, ठीक है। तो इस एम्पुलरी रीजन के पास स्पर्म पहुंचता है और इधर से ओवम पहुंचता है, ठीक है। और इसी रीजन पे पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये जो रीजन है फर्टिलाइजेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है, और उसी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर मान लो कि वो जो रीजन है उस रीजन पे स्पर्म पहुंच गया, ओवम नहीं पहुंचा, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसी रीजन पे दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचना जरूरी है। तो अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुलरी रीजन पे ही होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स इफ द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। ऑब्वियसली बात है, साइमल्टेनियसली कहने का मतलब कि दोनों ही आपस में जब तक एम्पुलरी रीजन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इसीलिए कहा गया है कि दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। So the next point is the process of fusion of sperm with the ovum is called the fertilization and also called the syngamy. Syngamy means the only fusion of the male gamete and female gamete. Fusion of the male gamete and female gamete and the fertilization is the process by which male gamete and female gamete combine to each other. So simply you can say that the process of the fusion of the sperm with the ovum is called the fertilization. During the fertilization a sperm come in contact with the zona pellucida layer. ये आपको ध्यान रखना है, zona pellucida layer के contact में आता है of the ovum and it induce
चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। तो कौन से मेम्ब्रेन के कंटेक्ट में आने के बाद ये जो एंट्री ब्लॉक होती है, ये ध्यान रखना है, जोना पेल्यूसिडा लेयर। देन द नेक्स्ट पॉइंट, दस इट इंश्योर दैट द ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। ह्यूमन एग आर द एल एसिथल। ह्यूमन एग का एक टाइप है, ये कैसा होता है, एल एसिटल होता है एंड नॉन क्लियोडाइक एग होता है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ऐसे याद रखो, ज़्यादा समझने की और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने नोट किया कि ओनली 450 ओवा प्रोड्यूस इन द human female. Keep in mind all these point. And the next point is sperm is viable for 24 to 48 hours. Means कि after releasing of sperm only viable period is the 24 hour to 48 hour. And same for the ovum. Ovum viable only for the 24 hour. Means कि ovum अगर रिलीज हो गया तो 24 आवर तक ही वो viable रहता है, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने नोट किया, कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन कवरिंग एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ऑब्वियसली बात है, कोरोना रेडिएटा कब बनता है, तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। मैंने आपको ये भी बताया था जोना पेल्यूसिडा लेयर कब बनता है, जोना पेल्यूसिडा लेयर कब बनता है, तो बिफोर द ओव्यूलेशन आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऊटिड। ऊटिड कहने का क्या मतलब है, हैप्लॉइड ओवम को ही दूसरा नाम देते हैं ऊटिड। ठीक है, हैप्लॉइड ओवम को ही ऊटिड बोलते हैं, ये ध्यान रखो। सो अगला पॉइंट है कि कंटेक्ट में आने के बाद जो चेंजेस होते हैं वो क्या चेंजेस होते हैं, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। आपको पता है कि सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहता है, वो अपना पहले कंप्लीशन करता है, मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और उसके बाद एक हैप्लॉइड सेल बनता है। ठीक है, हैप्लॉइड सेल बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। देन द सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी। तो आपको ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या बनता है, सेकंड पोलर बॉडी बनता है एंड हैप्लॉइड ओवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊटिड बोलते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड ओवम जब तक नहीं बनेगा तब तक इसके न्यूक्लियस से स्पर्म का न्यूक्लियस कंबाइंड नहीं होगा। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। ऑब्वियसली बात है, दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे और इसी प्रोसेस को तो हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जाइगोट इज ए सिंगल सेल। ठीक है, जाइगोट इज ए सिंगल सेल जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी और क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46। तो ध्यान रखना है कि जाइगोट बन गया। और जाइगोट सिंगल सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है तो वो आपको जानना है। और अगले टॉपिक में ये जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक आपको अच्छे से पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है, सिर्फ आप इसको रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं इसको रीड करके आपको समझा देता हूँ। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज and itself let us how, and as you know the chromosome pattern in the human is the XX, means कि human female have the XX and in the male is XY. So therefore all the haploid gamete produced in the gamete is the X chromosome, where the male gamete is 2 types which is either X और either Y। तो ऑब्वियसली बात है कि मेल के पास 2 टाइप्स के गेमिट होते हैं, X और Y, और फीमेल के पास सिर्फ एक ही टाइप का गेमिट होता है जो कि X होता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये मेल डिसाइड करेगा कि अगर मेल का X आया और फीमेल का X आया तो X और X बनेगा, मीन्स गर्ल बनेगी। और मेल का अगर Y आया और फीमेल के पास ऑब्वियसली बात है हमेशा X ही रहेगा, तो X और Y आएगा मीन्स बॉय बनेगा। तो इसके बनने के चांसेस गर्ल और बॉय बनने के चांसेस जो है वो 50% के चांसेस हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अगर जो जाइगोट बना है वो जाइगोट X और Y के मिलने से बना है तो इसके पास 44A प्लस X और Y होगा। ठीक है, और अगर फीमेल बना है तो 44A प्लस X और X होगा। ये एक सिंगल सेल है और इसका ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये इतना होगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है डिवीजन स्टार्ट होगा और डिवीजन स्टार्ट होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो उस डिवीजन को क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, द माइटोटिक डिवीजन। ऑब्वियसली बात है, ये पॉइंट आप समझो कि जो जाइगोट है, जाइगोट कैसा है, 2n है। ठीक है, और जो कंप्लीट जो बेबी बनता है, मीन्स की फीटस बनता है, वो बेबी का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, 2n होता है। तो 2n से 2n बनने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए, ऑब्वियसली बात है कि अगर 2n से 2n बनना है तो माइटोसिस डिवीजन चाहिए, कि मीन्स कि अगर जाइगोट से अगर फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पे डिवीजन सिर्फ कौन सा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। जाइगोट के बाद कोई भी मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहने का मतलब कि डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है, जाइगोट से जाइगोट
यहाँ पे जो बेबी है ये भी कैसा है 2n है, और इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस, और इसकी डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे 2n से 2n ही बन रहा है, डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जाइगोट डिवाइड होकर कौन कौन से स्टेज में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। जो एनसीईआरटी में दिया है वही आपको ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट द जाइगोट मूव थ्रू द स्टेमस, कि जब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे क्लियरली देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्पर्म और ओवम कंबाइंड हुए, तो यहाँ पे क्या बना, या इस रीजन पे जाइगोट बना। ठीक है, ये जो दिख रहा है रीजन, इसको बोलते हैं जाइगोट, और ये जो जाइगोट है ये फर्दर इधर मूव करता है। ठीक है, तो फर्दर मूव करेगा तो यहाँ पे डिवीजन होता है, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल। ठीक है, कि डिवीजन जैसे जैसे ये स्थेमस की तरफ मूव करता है, इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और इस डिवीजन को ही क्या बोलते हैं, एक स्पेशल नाम है क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज मीन्स द डिवीजन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड द क्लीवेज। अब आप देखो यहाँ पे सिंपल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया गया है कि ए बी सी और डी, ए और जो भी स्टेज है वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब और यूटरस में कौन कहाँ दिखेगा। सो सिंपल सा, ए कहाँ दिखेगा आपको, ऑब्वियसली बात है यहाँ दिखेगा। बी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बी कहाँ दिखेगा, इस रीजन पे दिखेगा। सी यहाँ पे दो सेल दिख रहे हैं, मीन्स कि जाइगोट बन गया है और जाइगोट में डिवीजन हुआ है, तो ये है सी, और आपको सी कहाँ दिख रहा है, ये सी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सेल हैं, 2 सेल बन चुके हैं। ठीक है, सी के बाद क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, डी में कितने सेल बने हैं, 4 सेल, तो डी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे डी दिख रहा है, तो ये 4 सेल ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, और डी के बाद क्या दिख रहा है आपको, 8 to 16 सेल, जिसको मोड्यूला बोलते हैं। तो मोड्यूला कहाँ दिख रहा है आपको, मोड्यूला एट द एंड ऑफ स्टेमस दिख रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ स्टेमस, जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, और उसके पास 8 to 16 सेल होते हैं। अब यहाँ पे ये जो सेल आपको दिख रहा है, जो डिवीजन, यहाँ से डिवीजन स्टार्ट हुआ, मीन्स कि जाइगोट बनने के बाद जो डिवीजन स्टार्ट हुआ है, इस सेल को क्या बोलते हैं, तो एक नाम है, स्पेशल नाम है, एंड फॉर्म द 2, 4, 8, 16 डाउटर सेल इज कॉल्ड द ब्लास्टोमियर। तो आप इसको ब्लास्टोमियर बोल सकते हो। ब्लास्टोमियर कहने का मतलब कि जाइगोट बना, तो जाइगोट में क्या हुआ, डिवीजन स्टार्ट हुआ। अब ये जो सेल बने इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ये भी एक ब्लास्टोमियर है, ये भी एक ब्लास्टोमियर है, मोड्यूला भी एक ब्लास्टोमियर है। ठीक है, मोड्यूला क्या है, एक ब्लास्टोमियर है, लेकिन इस ब्लास्टोमियर के पास कितने सेल हैं, 8 to 16 सेल हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, सॉलिड है, इसलिए इसको क्या बोला, इसका एक स्पेशल नाम है मोड्यूला। ठीक है, बट मोड्यूला भी एक क्या है, ब्लास्टोमियर है, कीप इन माइंड। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड द मोड्यूला। ठीक है, ये भी ब्लास्टोमियर है, और ब्लास्टोमियर का स्पेसिफिक टाइप जो 8 to 16 ब्लास्टोमियर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मोड्यूला बोलेंगे, और ये आपको ध्यान रखना है। देन द मोड्यूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोमियर से क्या बनेगा, ध्यान रखना है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोमियर से क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट, एंड देन इट मूव फर्दर इनटू द यूटरस। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो, ब्लास्टोमियर फॉर्मेशन हुआ, ब्लास्टोमियर का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना मोड्यूला, एंड मोड्यूला से क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो बना है यही इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। लेकिन इसका कंडीशन है, अब जो ब्लास्टोसिस्ट सेल बना है, ब्लास्टोसिस्ट, इट मूव फर्दर इनटू द यूटरस, एंड द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट, एंड द इनर लेयर विच इज कॉल्ड द इनर सेल। कहने का मतलब कि एक स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बना है। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज का नाम है। ठीक है, अब इस ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल हैं उसको हमने क्या बोला, ब्लास्टोमियर। ये जो भी सेल हैं इसको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, जो भी सेल है ये ब्लास्टोमियर। अब ये जो सेल है वो 2 टाइप्स में अरेंज हो गए, एक तो आउटर सेल में अरेंज हो गए, ठीक है, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। आउटर सेल को ट्रोफोब्लास्ट बोल दिया, मीन्स कि आउटर ब्लास्टोमियर को ट्रोफोब्लास्ट बोल दिया, और कुछ ब्लास्टोमियर जो है वो इनर सेल मास, मीन्स कि इस पेरिफेरल सरफेस के अंदर एक्यूमुलेट हो गए, इसको इनर सेल मास बोल दिया, तो ये भी ब्लास्टोमियर है। तो ब्लास्टोमियर का एक स्पेशल अरेंजमेंट हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, जिसके ब्लास्टोमियर एक तो पेरिफेरल जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोला, और सेंटर में जो एग्रीगेट हो गए उसको इनर सेल मास बोलते हैं। तो और जी आप देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो जी है, अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो जी के पास, ब्लास्टोसिस्ट के पास ये ट्रोफोब्लास्ट, जो कि पेरिफेरल जो सेल है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोला, और जो सेंटर में है उसको इनर सेल मास बोला। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो आउटर सेल है, आउटर ब्लास्टोमियर है, यही ब्लास्टोमियर जो होता है वो यहाँ पे यूटरस के इंडोमेटेरियम से कंबाइंड होता है, मीन्स कि ब्लास्टोमियर जो सेल है यही इससे आके अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, ब्लास्टोमियर सेल जो है वो इससे आके अटैच्ड हो जाएगा, और अटैच्ड होने के बाद जो इनर सेल मास है, सपोज मान लो ये जो इनर सेल मास है, अब ये अपना डिवीजन स्टार्ट करेगा और ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, मीन्स कि इनर सेल मास से क्या बनेगा, ऑर्गेन फॉर्मेशन
फॉर्मेशन होगा। ट्रोफोब्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यूट्रस में अटैचमेंट के लिए, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ कि इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रोफोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड इनर सेल मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। और ये कंसेप्ट आपको इजीली याद हो गया होगा। अब आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर किससे अटैच हो गया? एंडोमेट्रियम से अटैच हो गया। एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। कहने का मतलब कि ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया, ऑर्गेनोजेनेसिस, या फिर यू कैन सिंपली से दैट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। जो यूटेराइन सेल है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ये जो यूटेराइन सेल है ये फास्टली डिवाइड होके इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या करता है? कवर कर लेता है। ये ध्यान रखना है। एंड देन ऑब्वियसली बात है, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं और लीड टू प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपको ध्यान रखना है कि जाइगोट से डिवाइड होके इम्प्लांटेशन होने में 3 डेज लगते हैं। ठीक है। ये डाटा आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि अप्रॉक्स 3 डेज में इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब ये याद रखने का क्या फ़ायदा है? तो जब आप कंट्रासेप्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस कंसेप्ट का। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब कुछ पॉइंट्स जो मैंने साइड में नोट किए हैं, ये इसी को सिंप्लीफाइड करके मैंने नोट किया कि जो ब्लास्टोमियर 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमियर है, पहले ब्लास्टोमियर बने तो स्पेशल टाइप ऑफ ब्लास्टोमियर को क्या बोला? मोरियुला बोला। मोरियुला से क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? तो ऑब्वियसली बात है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट में हो जाता है। ऑब्वियसली बात ये एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाता है। आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट, इनर को इनर सेल मास बोलते हैं, इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम ब्लास्टोकूल बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट के बाद इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के बाद फिर से ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ऑर्गेनोजेनेसिस करेगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। ये क्या है? तो अमाउंट ऑफ यॉक, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एग विल बी अफेक्ट द क्लीवेज। ऑब्वियसली बात है ये आपको नीट में नहीं पूछेगा क्लीवेज के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली बात है अमाउंट ऑफ यॉक के डिस्ट्रीब्यूशंस पे क्लीवेज का टाइप और क्लीवेज का स्पीड वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। देन आपको ध्यान रखना है कि जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज का मीन्स कि ये भी एक माइटोसिस डिवीजन है। तो ये जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो रिमेनिंग माइटोसिस डिवीजन, जो नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या डिफरेंट होता है? तो इसका इंटरफेज जो होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है। और क्लीवेज के दौरान जो ओनली एस फेज प्रेजेंट रहता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि जो माइटोसिस में G1, S, G2 प्रेजेंट रहता है, तो ये सारे एब्सेंट रहते हैं, सिर्फ एस फेज प्रेजेंट रहता है क्योंकि वो G1 और G2 जो होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है। तो सिर्फ क्या दिखेगा आपको? एस फेज दिखेगा। एंड कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्लीवेज जो है वो माइटोसिस से कैसे डिफरेंट है। एंड सेल डिवीजन में कैरियोप्लाज्मिक, जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है उसमें कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्लीवेज में ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, एनसीईआरटी में ये बाद में मेंशन किया गया है। ये लिखा है इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद एक और स्टेज आता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है। तो ये गैस्ट्रुलेशन कब स्टार्ट होता है? गैस्ट्रुलेशन कहने का मतलब सिंपल से समझो कि वहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑर्गन का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा? जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो गैस्ट्रुलेशन फेज कब आता है? तो आपको ध्यान रखना है ब्लास्टोसिस्ट फेज के बाद या फिर इम्प्लांटेशन के बाद आप बोल सकते हो। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया है जो कि पूछने के चांसेस रहते हैं नीट में। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो मिड डॉर्सल या फिर फंडस बोल सकते हो, फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस, ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है। अगर इसके अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन होता है तो उसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। तो ध्यान रखना इम्प्लांटेशन एट द मिड ऑफ द डॉर्सल या फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस। फंक्शन ऑफ जोना पेलिसिडा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही एक स्पर्म कांटेक्ट में आएगा वो क्या करता है कि बाकी दूसरे स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देता है। एंड देन द प्रिवेंट ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन एट द एबनॉर्मल साइट। ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या करता है? जोना पेल्यूसिडा जो है वो प्रिवेंट करता है ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांटेशन एट द एबनॉर्मल साइट, कहीं और इम्प्लांटेशन ना हो जाए, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? जोना पेल्यूसिडा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, ऑब्वियसली बात है ये सारे पॉइंट्स ईजी हैं थोड़ा, जो भी एनसीईआरटी में वो सारे पॉइंट्स ही आपको ध्यान रखने हैं, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जितना एनसीईआरटी में दिया है ना उसी को अच्छे से समझना है क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
और इससे निगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और हॉर्मोन्स का कोरिलेशन जहाँ भी है वहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन टफ हो जाता है। तो इस चीज़ को, जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सीखो, क्योंकि अगर नहीं सीखोगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग किए हैं टेस्टों में, जो भी टेस्ट होते थे एलएन वगैरह के, तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत होते थे और तब मुझे पता चला कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलो कैसे सब कॉम्प्लेक्स है ये धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द क्रोनिक विलाई विच इज सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किससे अराइज हुआ? ट्रोफोब्लास्ट सेल से अराइज हुआ, और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ठीक है, तो कोरियोनिक विलाई किससे बना? ट्रोफोब्लास्ट लेयर से बना। एंड फिर आपको ध्यान रखना है कि विच इज सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू, तो उसके बाहर जो यूटेराइन टिश्यू है उससे सराउंडेड हो जाता है। देन द मैटरनल ब्लड, जो भी मैटरनल ब्लड है उससे सराउंडेड रहता है। तो ध्यान रखना है कि जो कोरियोनिक विलाई है वो यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंडेड होता है। एंड देन द कोरियोनिक विलाई एंड द यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। जैसे फिंगर होता है ना, एक दोनों हाथों के फिंगर को इंटरलॉक करोगे वैसे ही इंटरलॉक्ड हो जाता है। क्या इंटरलॉक हो जाता है? तो क्रोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, इंटरडिजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, विथ ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीटस बोलेंगे यहाँ, एंड देन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड द प्लासेंटा। कहने का मतलब कि एक स्ट्रक्चर बना, एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसके बीच में? बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एंड द मैटरनल बॉडी। और वो क्या है? वो स्ट्रक्चर प्लासेंटा। तो ये ध्यान रखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा के फंक्शन क्या होते हैं? तो प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट टू द embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo। कीप इन माइंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर मैंने बताया कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर के पास क्या बना? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना और यहाँ पे मैटरनल टिश्यू है, तो मैटरनल टिश्यू के साथ भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये आपस में इंटरडिजिटेटेड ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कनेक्शन जुड़ता है जो कि एम्ब्रियो और प्लासेंटा से एक कनेक्शन एराइज होता है, जो कि एम्ब्रियो और इस प्लासेंटा को कनेक्ट करता है। एम्ब्रियो और प्लासेंटा को कनेक्ट करने वाला कौन सा होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये एम्ब्रियो से आता है और ये प्लासेंटा के साथ ऐसे अटैच रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये किससे एराइज हुआ? एम्ब्रियो से एराइज रहता है, लेकिन प्लासेंटा से कनेक्टेड रहता है। ये सिंपली यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है कि द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द एन अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू, मीन्स कि ये क्या करेगा? ये एक सब्सटेंस को फीटस तक लेके जाएगा या फिर ये सब्सटेंस को फीटस से प्लासेंटा तक लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है उसका एक्सचेंज होता है किससे? क्योंकि जो प्लासेंटा में ब्लड वेसल्स है उससे एक्सचेंज होता है और उससे कैरी की जाती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो प्लासेंटा है वो एक इंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है। जब प्लासेंटा बनता है तो प्लासेंटा बनने के बाद ये जो प्लासेंटा है वो इंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है। और आपको पता है इंडोक्राइन टिश्यू क्या काम करता है? हार्मोन सीक्रेट करना है। तो आपको पता है कि प्लासेंटा कब बनता है? जब प्रेगनेंसी होगी तभी बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है, प्लासेंटा से कुछ स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन है? तो ध्यान रखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होगा। दूसरा हार्मोन क्या है? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है। देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन भी रिलीज करता है प्लासेंटा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन है ये सिर्फ और सिर्फ प्लासेंटा से रिलीज होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन किससे रिलीज होता है? ओवरी से भी रिलीज होता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और कौन कौन से हार्मोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है? तो आपको ध्यान रखना है HCG जो कि सिर्फ प्लासेंटा से रिलीज होता है,
HPL जो कि सिर्फ प्लासेंटा से रिलीज होता है, एस्ट्रोजन जो कि ओवरी से भी रिलीज होता है और प्लासेंटा से भी रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन जो कि ओवरी और प्लासेंटा दोनों से रिलीज होता है। कीप इन माइंड। एंड लेटर देयर इज ए फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ए हार्मोन इज कॉल्ड रिलैक्सिन। रिलैक्सिन कब सिक्रीट होता है? तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये किससे सिक्रीट हुआ? रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ पे लिखा गया अल्सो सिक्रीटेड बाय द ओवरी, ठीक है। अल्सो कहने का मतलब कि ये किसी और चीज़ से भी तो सीक्रेट होता होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो प्लासेंटा और ओवरी दोनों से सीक्रेट होता है। लेकिन कब? ओवरी और प्लासेंटा दोनों से तब सीक्रेट होता है जब प्रेगनेंसी होगा। प्रेगनेंसी नहीं रहेगा तो क्या ओवरी से सीक्रेट होगा क्या? तो आपको ध्यान रखना है कि रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये कई बार बहुत सारे मास्टर इस चीज़ को गलत बताते हैं, ठीक है। तो रिलैक्सिन हार्मोन कब सीक्रेट होगा? पहली बात याद रखना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन किससे सीक्रेट होता है? तो प्लासेंटा से सीक्रेट होता है और ओवरी दोनों से सीक्रेट होता है। कीप इन माइंड, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो क्या ओवरी से रिलैक्सिन सीक्रेट होगा क्या? नहीं। ओवरी से क्या सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट पॉइंट है, लेट अस रिमाइंडर, HCG, HPL, रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये तीन ऐसे हार्मोन हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पे ही रिलीज होते हैं। और ओमेन में ही ऑब्वियसली बात है, प्रेगनेंसी ओमेन में होती है तो ओमेन में ही रिलीज होगा, ठीक है। तो ओमेन में ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होती है। कौन से? ये आपको ध्यान रखना है। HCG जो कि सिर्फ प्लासेंटा से रिलीज होता है, HPL ये सिर्फ प्लासेंटा से रिलीज होता है, रिलैक्सिन जो कि प्लासेंटा और ओवरी, प्लासेंटा एंड ओवरी दोनों से रिलीज होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन ये सभी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं सेवरल फोल्ड ऑफ द मैटरनल ब्लड एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द fetal growth. The next point, the metabolic changes in the mother and the maintenance of the pregnancy. Which hormone is responsible? Also, these hormones are responsible for the metabolic changes and the maintenance of the pregnancy. So the next point, immediately after the implantation, the inner cell mass of embryo which is start differentiating and forming the organ. So organogenesis start just immediate after the implantation. आपको इस डायग्राम में बहुत ज़्यादा कुछ अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं तो वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। चलो, तो कुछ पॉइंट मैंने इस डायग्राम के साथ ऐड किया गया है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे प्लासेंटल विलाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, प्लासेंटल विलाई यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्पेशल इंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम प्लासेंटल विलाई बोलते हैं, ठीक है। तो प्लासेंटल विलाई ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है इसको एक और नाम दिया जाता है डेसिडुआ बैसिलिस। तो ध्यान रखना, डेसिडुआ बैसिलिस क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंडोमेट्रियम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे एम्ब्रियो से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या रखना, अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेसल। तो कौन सा वेसल? क्या वेसल मदर का ब्लड वेसल्स होता है क्या? आपको ध्यान रखना है कि ये जो इसके अंदर जो वेसल्स होता है या आर्टरी और जो वेन होता है, क्या फीटस का ब्लड वेसल्स होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स होता है वो प्योर फीटल ब्लड होता है, फीटल ब्लड होता है। यहाँ पे कोई भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। मीन्स कि ये जो मैटरनल ब्लड होगा, ऑब्वियसली बात है प्लासेंटा के पास मैटरनल ब्लड होगा और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के पास जो है वो फीटल ब्लड होगा, ठीक है। तो इस ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, एक्सचेंज होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। और एक्सचेंज होने के बाद आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता है। एक्चुअल में फीटस के पास फीटस का अपना ब्लड होता है और मदर के पास मदर का अपना ब्लड होता है। एक्सचेंज क्या होता है? सब्सटेंस, हार्मोन, एक्सक्रीटरी वेस्टेज वगैरह ये सारे एक्सचेंज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फीटस के पास अपना प्योर फीटल ब्लड होता है, मदर के पास अपना मदर ब्लड होता है। ये दोनों कभी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ मिक्स नहीं होते हैं। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स किसका ब्लड वेसल्स होता है? ये ब्लड वेसल्स एम्ब्रियो का ब्लड वेसल्स होता है। आप फीटल सर्कुलेशन पढ़ोगे बाद में तो आपको समझ में आएगा, ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, आपको यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब फीटस, ये जो फीटस आपको दिख रहा है, इस फीटस के सराउंडिंग में एक कैविटी होती है जिसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये जो फीटस डेवलपमेंट है ये कैसे हुआ। तो आपको पता है कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है, उसके अंदर इनर सेल मास होता है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होता है वो प्लासेंटा फॉर्म कर लेता है एंड ये जो इनर सेल मास डिवाइड होना शुरू होता है जिसको डिफरेंशिएट बोलते हैं, ठीक है। और डिवाइड होके एक स्टेज बनाता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रूला, ठीक है। गैस्ट्रूलेशन इसको बोलते हैं। और इस गैस्ट्रूलेशन में क्या होता है? इस गैस्ट्रूलेशन में देखोगे कि जो इनर सेल मास हमने देखा था, ये इनर सेल मास जो है वो डिफरेंशिएट होके ऐसे देखोगे तो ये आउटर जो होता है इसको इक्टोडर्म बोलते हैं, ठीक है। इक्टोडर्म लेयर बना लिया, ये हो गया इक्टोडर्म। और इस इक्टोडर्म के इनसाइड में एक इंडोडर्म बनता है, ठीक है। ये हो गया इंडोडर्म, ठीक है।
दिस इज द एंडोडर्म। और यहाँ पे एक पोर होता है जिसको हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ब्लास्टोपोर जो है वो क्या ब्लास्टोसिस्ट में प्रेजेंट होता है क्या, नहीं, ये किस में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रुला स्टेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस यहाँ पे हमें समझ में आया कि दो सेल पहले बना इक्टोडर्म, उसके बाद बना एंडोडर्म, एंड देन इस दोनों के बनने के बाद में बनता है यहाँ पे एक लेयर बनता है जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहले कौन सा बना, इक्टोडर्म, उसके बाद बना एंडोडर्म, एंड उसके बाद बनता है मीजोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर बनते हैं। जर्म लेयर क्यों बोला, क्योंकि इसी तीनों से हमारे जितने भी ऑर्गन हैं हमारे बॉडी के, वो सारे ऑर्गन इसी तीनों सेल से ही बनते हैं, इक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो सबसे पहले इक्टोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म, एंड उसके बाद सबसे बाद में बनता है मीजोडर्म, ठीक है। तो आउटर लेयर विच इज कॉल्ड इक्टोडर्म एंड इनर लेयर विच इज कॉल्ड एंडोडर्म, एंड ए मीजोडर्म सून अपीयर बिटवीन द इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बाद में बनता है, सून अपीयर मतलब थोड़ा बाद में, एंड बिटवीन किसके बिटवीन रहता है, तो इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू, means कि all organ and organ system in the adult system, and it need to be mentioned that here the inner cell must contain certain cell is called the stem cell which have ability or potency to give rise to all tissue and organ। तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि सपोज मान लो जो इनर सेल मास है, सिर्फ ये ट्रोपोप्लास्ट लेयर हो गया, ये जो इनर सेल मास है इसी से क्या बन रहे हैं, सारे ऑर्गन बन रहे हैं। तो इस सेल को अगर हम क्या कर ले, यहाँ से बाहर करके लेबोरेटरी में स्टोर कर लें, तो क्या इस सेल से हम पूरे एडल्ट को नहीं बना सकते हैं। तो उसी सेल को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। क्योंकि अब जैसे ये गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, तो गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है कि जैसे इनर सेल जो मास है, इनर सेल मास में यहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा है कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। तो डिफरेंशिएशन किस टाइप का डिफरेंशिएशन भाई, तो ये इनर सेल जो मास है ये क्या बनाएगा, ऑस्टियोसाइट बनाएगा, ठीक है, मीन्स कि बोन बनाएगा ऑस्टियोसाइट से, हिपैटोसाइट बनाएगा, हिपैटोसाइट। तो अगर तुम्हें पता है कि आगे जाके इस पर्सन को जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा और इसकी वजह से इसका लीवर खराब हो जाएगा, तो तुम इस इनर सेल मास से हिपैटोसाइट सेल को बाहर कर लो, ठीक है, और बाहर करके लैब में स्टोर कर लो, और वो जो सेल होगा वो एक्ट एज द स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल क्यों बोला, क्योंकि इस स्टेम सेल से ये कंप्लीट लीवर बनाया जा सकता है। या फिर आपने डिफरेंशिएशन से पहले ही क्या किया कि डिफरेंशिएशन से पहले ही इस इनर सेल मास को आपने कलेक्ट कर लिया, तो इस इनर सेल मास से कंप्लीट एडल्ट बनाया जा सकता है। सो स्टेम सेल कुछ नहीं है, स्टेम सेल इनर सेल मास ही है। स्टेम सेल से आपको ध्यान रखना है कि स्टेम सेल इज द सेल विच हैव एबिलिटी और पोटेंसी टू गिव राइज टू द ऑल टिश्यू एंड द ऑर्गन, मीन्स स्टेम सेल हैज द टोटिपोटेंसी नेचर। So the next question is what are the major feature of embryonic development at various month of the pregnancy। तो ये ऑलरेडी इसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है उतना पढ़ो, और जो मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना करो। इससे बाहर कभी भी नीट में नहीं आ सकता है क्वेश्चन, उतना इनफ है और उस पर भरोसा रखो, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर एसर्शन रीजन टाइप या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द अनदर टॉपिक। ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट द 9 मंथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट अप्रॉक्स 9th मंथ, तो ये 9th मंथ ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड डू यू नो फॉर हाउ मैनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग। तो ये आपको गूगल करके सर्च करना है कि डॉग में प्रेगनेंसी कितने टाइम के लिए होती है, और एलिफेंट में कितने के लिए होती है, कैट में कितने के लिए होती है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो एनिमल्स के प्रेगनेंसी का टाइम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके नीट में आ सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो आप गूगल पे सर्च करो गेस्टेशन पीरियड ऑफ द डॉग क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ द एलिफेंट क्या होता है, एंड गेस्टेशन पीरियड ऑफ द कैट कितना होता है, वो आपको पता चल जाएगा। Then the next topic, in human being after 1 month of the pregnancy the embryo's heart is formed, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो क्लियरली आपको याद रखना है कि आफ्टर 1 month of the pregnancy the embryo's heart is formed। तो सबसे पहले हार्ट फॉर्मेशन होता है, और द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय द लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप आपको पता होगा हार्ट साउंड के लिए यूज़ किया जाता है, और एक स्पेशल टाइप का पेडियाट्रिक स्टेथोस्कोप होता है जिससे हम हार्ट साउंड ईजिली सुन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में भी नोटिस, कैसे नोटिस करोगे, ऑब्वियसली बात है बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। बाय द एंड ऑफ द 2nd month ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजीज। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि लिम्ब एंड डिजीज कब डेवलप होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि बाय द एंड ऑफ द 2nd month ऑफ द प्रेगनेंसी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट,
बाय द एंड ऑफ द 12 वीक मीन्स द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे क्या होता है, द मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जाम्पल लिम्ब, एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो कीप इन माइंड लिम्ब और एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन कब बन जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 12 वीक के बाद बन जाते हैं। यही डायरेक्ट पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नीट में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, डिटेल में इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। फोकस करो इसी पे और इसी पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, देन द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड इज यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। ये कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, टेस्ट में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखो जो फर्स्ट मूवमेंट होती है वो 5th मंथ में स्टार्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट कब स्टार्ट होगी, 5th मंथ में स्टार्ट होगी। और एक और पॉइंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड। अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड कब हो, ऑब्वियसली बात है ये भी 5th मंथ में ही होता है। तो ये ध्यान रखो 5th मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, ये 5th मंथ में दिखते हैं। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक मीन द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर द बेबी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर। ठीक है, तो बेबी इज कवर्ड विद फाइन हेयर मीन्स कि बॉडी पे हेयर कब दिखेगा, तो बॉडी पे हेयर एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स 24 वीक पे दिखेगा। लेकिन हेड पे हेयर कब दिखेगा, आपको ध्यान रखना है हेड पे हेयर 5th मंथ में दिखेगा। ठीक है, हेड पे हेयर 5th मंथ में दिखेगा और बॉडी पे हेयर कब दिखेगा, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स आफ्टर 24 वीक दिखेगा। ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर एंड द आई लिड सेपरेटेड। आई लिड कब सेपरेट होता है, तो ये भी एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेपरेट होता है। एंड आई लैसेज आर फॉर्म्ड, आई लैसेज कब फॉर्म होता है, एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एंड लास्ट बाय द एंड ऑफ द 9th मंथ, ऑब्वियसली बात है एंड ऑफ द 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप एंड इज रेडी फॉर द डिलीवरी। ठीक है, 9th मंथ पे फीटस डेवलप हो जाता है और रेडी फॉर द डिलीवरी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। डिलीवरी को एक स्पेशल टर्म है पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन अगला टॉपिक है एंड लैक्टेशन उसके बाद स्टार्ट होता है, तो लैक्टेशन। ओके, लेट्स सी द पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन टॉपिक। सो फर्स्ट पॉइंट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9th मंथ। ठीक है, तो ये जो 9th मंथ का टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड को एक स्पेशल टाइम पीरियड बोला जाता है जिसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज द 9th मंथ। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बड़ा आ सकता है। ठीक है, vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy cause the expulsion and delivery of the fetus। तो ऑब्वियसली बात है कि किसके कंट्रैक्शन से, यूटरस में कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है और उस कंट्रैक्शंस की वजह से एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द फीटस जो बाहर हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ या फिर इसको पार्चुरेशन बोलते हैं। चाइल्ड बर्थ को क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जो पार्चुरेशन है ये एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहली बात कॉम्प्लेक्स, इसका न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है पार्चुरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखो। ठीक है, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन, द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस के द्वारा ही सिग्नल भेजा जाता है पार्चुरेशन के लिए। एंड द प्लासेंटा, यहाँ पे फिर से आपको ध्यान रखना है, द प्लासेंटा विच इंड्यूस द माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन। ठीक है, तो प्लासेंटा क्या करता है, माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन को इंड्यूस करता है। एंड इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसके थ्रू होगा, तो आपको ध्यान रखना है, होता तो यूटेराइन कंट्रैक्शन की वजह से होता है, लेकिन ये स्टार्ट कौन करेगा, द प्लासेंटा विच इंड्यूस द माइल्ड कंट्रैक्शन, माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन इज कॉल्ड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ध्यान रखना है, इंड्यूस कौन करेगा, प्लासेंटा करेगा। किसके थ्रू होगा, तो यूटेराइन कंट्रैक्शन के थ्रू होगा, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देन द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी जो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल कैसे जाएगा, क्योंकि जैसे ही फीटस डेवलप हो जाएगा यहाँ पे माइल्ड कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा, प्लासेंटा के थ्रू इंड्यूस होगा, माइल्ड कंट्रैक्शन होगा। तो जैसे ही यूट्रस में कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ये कंट्रैक्शन पेंटेरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है और ये जो कंट्रैक्शन है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है और वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन किससे रिलीज होता है, ऐसा नहीं कि फीटस के पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द मैटरनल पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंड ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो क्या करेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये जो माइल्ड कंट्रैक्शन है इसको और कंट्रैक्ट करेगा, मीन्स कि ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल एंड द कॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कंट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे जितना यूटेराइन कंट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, इस यूटेराइन कंट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीटोसिन का रिलीज और बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस हो गया, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, कंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ,
ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, कंट्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया, और कंट्रैक्शन बढ़ने की वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और कंट्रैक्शन बढ़ गया। तो ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता रहता है, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होता रहता है और कंट्रैक्शन भी बढ़ते रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। एंड विच इज़ इन द turn stimulate the further secretion of oxytocin and thus simultaneously reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continue and resulting in the stronger and a stronger contraction, and this lead to expulsion of the fetus or you can say the baby out of the uterus through the birth canal। birth canal क्या होता है? obviously बात है cervix, और vagina को क्या बोलते हैं? birth canal बोलते हैं। तो वहाँ से fetus बाहर आ जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? parturition बोलते हैं। and soon after the infant is delivered the placenta is also expelled out। जो placenta form हुआ है यूटरस में, ये भी क्या होता है? आउटसाइड हो जाता है थ्रू वेजाइना, ठीक है। तो यूटरस से बाहर हो जाता है, ध्यान रखना है। प्लासेंटा ह्यूमन बॉडी में नहीं रहता है। आपने एनिमल्स में देखा होंगे कि एनिमल्स में जो काऊ है, बुफेलो, उसमें चाइल्ड बर्थ होने के कुछ घंटों बाद या कुछ टाइम बाद ही वहाँ से प्लासेंटा बाहर होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। तो कीप इन माइंड, सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवरी के बाद ही प्लासेंटा क्या होता है? एक्सपेल्ड आउट होता है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस द डिलीवरी? ऑब्वियसली बात है, जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हॉस्पिटल के टाइम पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या इंजेक्ट करते हैं या क्या ऐसा मेडिसिन देते हैं जिससे डिलीवरी इंड्यूस होता है? तो ऑब्वियसली बात है, वो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे के हम क्या कर सकते हैं? यूटेराइन कंट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं पॉसिबल है तो आजकल ज़्यादातर सीजेरियन डिलीवरी हो रहा है। और सीजेरियन डिलीवरी क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आसान है, डॉक्टर्स को पैसे कमाने में भी ईजी है और डेथ रेट को कम करना भी ईजी है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो डिलीवरी हो रही है आजकल वो सीजेरियन ही हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो रही है। अब डिलीवरी के बाद क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है, द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो द डिफरेंशिएशन एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको पता है मिल्क कैसे रिलीज होगा? तो इसको बोलते हैं मिल्क रिलीज को लैक्टेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो लैक्टेशन है वो किस हार्मोन की वजह से होगा? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। और ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन का कोई रोल है क्या इन पार्चुरेशन? तो पार्चुरेशन में प्रोलैक्टिन हार्मोन का कोई रोल नहीं है, कीप इन माइंड। देयर इज नो रोल इन द पार्चुरेशन ऑफ द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या रोल है? तो पार्चुरेशन होने के बाद मिल्क के इजेक्शन को, जिसको लैक्टेशन बोलते हैं, तो लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है। मिल्क इज वेरी हेल्पफुल फॉर द फीटस फीडिंग एंड न्यू बॉर्न बेबीज। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम, ठीक है। तो फ्यू डेज जो मिल्क रिलीज होती है वो स्पेशल टाइप का एक मिल्क होता है और उसका नाम है कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास जो एंटीबॉडीज होता है वो IgA एंटीबॉडीज होता है, जो कि फीटस के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन का हेल्प करता है, ठीक है। ये कीप इन माइंड, ध्यान रखो। तो कोलेस्ट्रम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलपमेंट रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज एंड द ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द initial period of the infant growth is recommended by the doctors for bringing up an healthy baby। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, कंट्रासेप्शन के लिए आपको ध्यान रखो कि जब प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है, क्या सीक्रेट होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से FSH और LH जो है वो सीक्रेट नहीं हो पाते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब तक सीक्रेट होगा, FSH और LH सीक्रेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि जब तक लैक्टेशन पीरियड चलेगा तब तक कोई ओव्यूलेशन या कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्यों नहीं होता है ये आपको ध्यान रखना है कि लैक्टेशन के टाइम पे मेंस्ट्रुअल क्यों नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से FSH और LH नहीं सीक्रेट होता है, मीन्स कि नेगेटिव फीडबैक ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट्स व्हाई FSH एंड LH नॉट सीक्रेटेड एट दैट टाइम एंड दिस इज कॉल्ड द लैक्टोशनल एमिनोरिया, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने जो नोट किए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्क इजेक्शन का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क सिंथेसिस का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन। कीप इन माइंड। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? तो ऑब्वियसली बात है, डेवलपमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड। डेवलपमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड कौन करेगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्राइमरली एस्ट्रोजन करता है, सेकेंडरली प्रोजेस्टेरोन करता है। मिल्क इजेक्शन का काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन करता है। और मिल्क फॉर्मेशन का काम या मिल्क सिंथेसिस बोल सकते हो, तो मिल्क सिंथेसिस का काम प्रोलैक्टिन करता है, ठीक है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन ये 3 स्टेज होते हैं, ये आपको नीट में नहीं पूछे जाएंगे, पर आप पढ़ सकते हो, ध्यान रख सकते हो। डायलेशन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज और प्लासेंटल स्टेज, ठीक है।
पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक ये मैंने पहले भी बताया जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन ये पॉजिटिव फीडबैक अगर हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है तो एलएच और एफएसएच सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या करता है, इसको नेगेटिव इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन अगर बॉडी में रहता है तो प्रोजेस्टेरोन का सिर्फ और सिर्फ निगेटिव फीडबैक होता है। कहने का मतलब कि प्रोजेस्टेरोन ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है कि तुम एफएसएच एंड एलएच हार्मोन सीक्रेट मत करो। होमोलोगस ऑर्गन ये ध्यान रखना है, पेनिस के होमोलोगस क्लाइटोरिस होता है, स्क्रोटल सैक का जो होमोलोगस होता है वो लेविया मेजोरा होता है, कॉपर्स ग्लैंड का होमोलोगस बार्टोलिन ग्लैंड होता है, एंड जो वेजाइना होता है ये एक स्पेशल मेम्ब्रेन से लाइंड होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम विदाउट एनी ग्लैंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि नीट में आ सकता है, ये मेरे किसी टेस्ट में आया होगा इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है, आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट है। वेजाइना का पीएच कितना होता है, 4 to 5 होता है, एसिडिक होता है, आपको ध्यान रखना है। और एसिडिक क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया या फिर डॉर्डेरिन बैसिलाई बैक्टीरिया की वजह से ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से वेजाइना का पीएच 4 to 5 होता है। यहाँ पे दो एंटीबॉडीज है, आईजीएम एंड फर्स्ट एंटीबॉडीज फॉर्म बाय द फीटस, ठीक है, एंड आईजीजी जो होता है वो क्रॉस प्लासेंटा टू द फीटस। ये ध्यान रखना है, आईजीएम जो होता है वो फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म्ड बाय द फीटस होता है, और आईजीजी ये ऐसा एंटीबॉडीज होता है जो प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस में इंटर करता है। कीप इन माइंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देन आपको याद रखना ओलिगोएस्पर्मिया लेस देन 20 मिलियन पर ml हो स्पर्म हो तो उसको बोलते हैं एजोएस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एंड एस्थेनोएस्पर्मिया रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी को एस्थेनोएस्पर्मिया बोलते हैं। टेरेटोएस्पर्मिया एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी को टेरेटोएस्पर्मिया बोलते हैं। क्लीवेज साइज और सेल डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि आप जनरल माइटोसिस पढ़ोगे तो वहाँ पे साइज इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ द सेल क्या होता है, क्लीवेज में डिक्रीज होता है। ब्लास्टोपोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने अभी बताया ब्लास्टोपोर जो होता है वो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में प्रेजेंट होता है, इज पोर ऑफ द आर्केंटेरॉन, और ये गैस्ट्रुलेशन स्टेज में होता है। क्लीवेज जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। ये नीट में नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होलोब्लास्टिक मीन्स टोटल डिवीजन, मीरोब्लास्टिक मीन्स पार्शियल और पैराइटल डिवीजन। ठीक है, मतलब आप ऐसे देखो कि ये ऐसा है तो ऐसे एक डिवीजन होता है और इसके बीच में एक ऐसा डिवीजन होता है, तो 2 टाइप्स के डिवीजन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ नीट में आता नहीं है। तो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, मैंने ऑलरेडी और भी 3-4 चैप्टर पढ़ाए हुए हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, तो वो भी आप लेक्चर देख सकते हो, जिसमें कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, एंड न्यूरल कंट्रोल है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने कंप्लीट किया। 4 चैप्टर आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवीजन कर सकते हो, ये 1 शॉट लेक्चर जैसा ही है, क्योंकि ये जितने भी लेक्चर्स हैं 2 से 3 घंटे के बीच में आपको कंप्लीट हो जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स के बेसिस पे मैंने बनाया है। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे लगता है कि वो भी एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल आंसर इट। ओके, थैंक यू।